welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th Macroeconomics NCERT, Chapter 6 Open Economy. अब तक हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर द वीडियो, एक्सचेंज रेट्स। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले तो इंजेक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रेटर मार्केट्स प्रोवाइड करता है, फिर हमारी इनकम में लीकेजेस होती हैं इन फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बोले जाए या फिर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट बोली जाए, उसको फुलफिल हम लोग कर पाते हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा भी जैसे हम लोगों के कैपिटल गुड्स हो गए, कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए भी हम लोग बहुत हद तक इंपोर्ट्स पे निर्भर करते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इनको अगर हम लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और सप्लाई इसकी स्टेबल रखना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग ये कहें हम लोग अपने घर के लोगों को भेजते हैं पढ़ने के लिए विदेशों में, तो उसकी फीस भी देते हैं। इन सब केसेस में आपकी करेंसी स्टेबल रहनी चाहिए। अगर करेंसी आपकी स्टेबल नहीं है या फिर एक्सचेंज रेट कहा जाए, एक्सचेंज रेट इज नॉट स्टेबल, तो बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी और आपकी जेब के ऊपर भी। आज ही डॉलर टू रुपी 100 रुपए हो जाए तो वो पेट्रोल जो आज 100 के पास पहुंचने वाला है कल 200 पहुंच जाएगा। तो इतना इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी पे। तो एक्सचेंज रेट को हम लोग इस टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट को जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट इज प्राइस ऑफ वन करेंसी इन फॉर्म ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो $1 खरीदने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे, या फिर 70 रुपए खरीदने के लिए आपको $1 देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन किस साइड पे आप हैं। तो मतलब एक दूसरे की प्राइस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों करेंसीज की। अब ये जो करेंसी होती है, इनका एक्सचेंज रेट दो टर्म्स में हम लोग निकालते हैं। एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है रियल। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो करंट मार्केट प्राइस पे है, जो मार्केट में अभी प्रिवेल कर रहा है, जैसे ये $1 इज इक्वल टू 70। लेकिन इसी एक्सचेंज रेट में जब हम लोग प्राइसेस को एडजस्ट कर देते हैं दोनों देशों के, मतलब ये इंडिया का प्राइस है, इंडिया के प्राइस लेवल और यूएसए के प्राइस लेवल को हम लोग कंपेयर कर देते हैं, तब हमारे पास जो एक्सचेंज रेट आता है उसको हम लोग रियल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के फर्क को। सपोज करते हैं इंडिया इंग्लैंड जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए और रोहित को क्रिकेट बैट चाहिए था, वो भूल गए इंडिया में। उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड में नया वाला खरीद लेंगे। इंडिया में वो बैट आ जाएगा 10,000 रुपए में, और अभी 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज का एक्सचेंज रेट मान लेते हैं चल रहा है। तो इंग्लैंड में रोहित को कितने पैसे चाहिए होंगे? इन इंग्लैंड रोहित विल रिक्वायर 100 पाउंड। अगर ये इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से जाए तो 100 पाउंड रोहित को लगेंगे। ये जो एक्सचेंज रेट है ये है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक, अब इसमें कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा तब। सपोज करते हैं जो यहाँ पे इंडिया में बैट मिल रहा था, बैट इन इंडिया, वो था 10,000 रुपए का, और रोहित गए लंदन स्पोर्ट्स शॉप में, वहां पे उन्होंने देखा कि जो बैट वहां पे उनको मिल रहा है वो मिल रहा है बैट इन यूके, वो आपको मिल रहा है 150 पाउंड में। मतलब ये कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए कि जो बैट वो इंडिया में 10,000 रुपए में खरीद सकते थे इंडिया में, उसी बैट को अगर वो इंग्लैंड में खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनको अपनी जेब से 15,000 रुपीज को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ पाउंड, तो जाके वो 150 पाउंड में कन्वर्ट होगा, जो कि नॉमिनल रेट चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी परचेजिंग पावर का डिफरेंस आ रहा है दोनों देशों में। ठीक, या फिर प्राइस लेवल में डिफरेंस आ रहा है। इसी प्राइस लेवल को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं और इसी प्राइस लेवल से अगर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तब हमारे पास रियल इफेक्टिव
रियल एक्सचेंज रेट आता है। इसको समझते हैं। यहाँ पे इस केस में एक्सचेंज रेट क्या है? वैसे तो एक बैट के टर्म्स में हम लोग ले रहे हैं, 1 बैट शुड कॉस्ट रोहित 10 पाउंड्स ओनली, लेकिन वही बैट रोहित को काउंट लग रहा है 150 पाउंड्स में। ओके, सो 1.5 टाइम्स रोहित को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इन रियलिटी इन नॉमिनल टर्म्स 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखा जाए रियल टर्म्स में, अगर प्राइस लेवल को कंफर्म करके देखा जाए तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो ये जो प्राइस लेवल के साथ हम लोग मैच करके एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसी एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब रियल एक्सचेंज रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, मतलब 1 पाउंड शुड बी इक्वल टू, पहले तो ई होता है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वो 100 रुपए का चल रहा है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपए हमारे एग्जांपल में। अब प्राइस लेवल, प्राइस हम लोग बस सपोज कर रहे हैं कि केवल बैट ही बिक रहा है, तो 15,000 रुपीज प्राइस इन फॉरेन कंट्रीज, हम अपनी करेंसी के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, कि हमें कितना कन्वर्ट करना पड़ रहा है उसके लिए। और प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट 10,000 रुपीज, ये आ जाता है आपका, अगर कैलकुलेट करें तो 1.5, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 150। तो 1 पाउंड इन रियलिटी इज इक्वल टू 150 रुपीज, इन नॉमिनल टर्म्स इज इक्वल टू 100 रुपीज, बट इन रियल टर्म्स इट इज 150 रुपीज। ये हम लोगों के पास एक एक्सचेंज रेट आया। अब जब रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट का अगर हम लोग रेशो देखते हैं और वो 1 होता है, यहाँ पे मैं रेशो नहीं डाल पाया, लेकिन जब 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों देश परचेजिंग पावर पैरिटी में है, कि जो परचेजिंग पावर एक देश में है वही परचेजिंग पावर दूसरे देश में है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज इन नॉमिनल टर्म्स, और यूके में भी वो बैट 10,000 का है, इंडिया में भी वो बैट 10,000 का है, कैलकुलेट करते हैं तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज, दो नॉमिनल एक्सचेंज रेट आया वही रियल एक्सचेंज रेट आ गया। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं दोनों देश परचेजिंग पावर पैरिटी में है, परचेजिंग पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है जब प्राइस लेवल दोनों कंट्रीज के हटने लगते हैं, और उसी हिसाब से रियल एक्सचेंज रेट भी चेंज होता रहता है। अब रियल एक्सचेंज रेट कितना है, उससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का हम लोगों को अंदाजा मिलता है। इसको हम लोग एक फिर इसी एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं, यही वाला एग्जांपल है हमारे पास, कि 10,000 रुपीज में इंडियन बैट मिल रहा है, इंडिया में वही बैट मिल रहा है, और यूके में वो बैट मिल रहा है 150 पाउंड्स में। 150 पाउंड्स में रोहित शर्मा को वहां अपनी जेब से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये बात कंफर्म है। अब ये बात रोहित शर्मा ने किसी इंडियन बैट मैन्युफैक्चरर को बता दी और उसकी आंखें खुल गई, दोनों 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 की दोनों। उसने सोचा क्यों ना मैं इंडिया से जाता हूँ, बेचता हूँ इस बैट को यूके में, तो क्योंकि यूके में 150 पाउंड पे बिक रहा है, मैं 150 पाउंड पे नहीं बेचूंगा, मैं 110 पाउंड पे बेचूंगा। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो 100 पाउंड का है, 100 रुपीज का है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज है, और रियलिटी में वो 150 रुपीज है। मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन परचेजिंग पावर, जो प्राइस लेवल है, एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो अगर मैं 110 पाउंड में भी बेचता हूँ, 110 पाउंड में भी बेचता हूँ, तो मुझे कितने मिलेंगे, 110 इंटू 100, तो मतलब मुझे मिल रहे हैं 11,000 रुपीज पर बैट, 11,000 रुपीज पर बैट। अब क्योंकि उसी बैट को खरीदने के लिए 150 पाउंड एक लोकल रेजिडेंट 150 पाउंड पे करता है इंग्लैंड में, और उसी बैट को खरीदने के लिए जो मैंने इंपोर्ट कर दिया है वहां पे, या फिर मैंने एक्सपोर्ट कराया वहां से और वहां पे इंपोर्ट हो गया, एक यूके रेजिडेंट को वो 110 पाउंड्स में ले सकता है और ये बैट उसको 150 पाउंड्स में मिलेगा। तो एक लॉजिकल सेंस कहता है कि वो 110 पाउंड्स की तरफ जाएगा। तो यहां से मैंने क्या करा, कंपटीशन इंक्रीज कर दिया है मार्केट में। जब जब एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है, तो वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे देश उस डिफरेंस को स्पॉट करते हैं, और स्पॉट करने के बाद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना वहां से शुरू करते हैं। अब उल्टा देख लेते हैं, यही चीज उल्टा हो जाता,
तो हम लोग इंपोर्टर बन जाते, जैसे चाइना में हो जाते कभी कभार। चाइना का प्राइस लेवल थोड़ा कम हो जाता है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ जाता है, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। वो कम पैसे में भी इंपोर्ट करके चाइना इज बेटर ऑफ। इसी तरीके से इंडिया विल बी इंपोर्टिंग ऑन 110 पाउंड्स, वो इंडिया विल बी चार्जिंग 110 पाउंड्स, इवन देन इंडिया विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। अब ये जो एक्सचेंज रेट्स हैं, ये तो मैंने केवल यूके के साथ कंपेयर करा फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, लेकिन कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार नहीं, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट्स, बहुत सारे देशों के एक्सचेंज रेट्स का एक बास्केट बनाते हैं, फिर बहुत सारे देशों की करेंसीज का एक बास्केट बनाते हैं। उसमें हम लोग डॉलर भी डाल देते हैं, यूरो भी डाल देते हैं, फिर पाउंड भी डाल देते हैं, पाउंड स्टर्लिंग भी डाल देते हैं, अलग अलग करेंसी डाल देते हैं जिनके साथ हम लोगों का अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। तो उन सभी करेंसीज का अगर हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसको एग्जांपल के थ्रू ही हम समझ पाएंगे। सपोज करते हैं पूरे वर्ल्ड में अभी 5 करेंसीज बची हुई हैं। पहली है आपकी यूएस डॉलर्स, दूसरी है आपकी पाउंड्स, पाउंड स्टर्लिंग, और तीसरा है आपका यूरो, फिर आपका हो जाता है दिनार, और फिर है बोलीवार। ये 5 करेंसीज केवल बची हैं, ठीक। और यूएस डॉलर का जो रेट चल रहा है रुपीस के टर्म्स में, वो 70 रुपीज है, नहीं वो है आपका 60 रुपीज, देन दिस इज 70, दिस इज 80, दिस इज 90 एंड दिस इज 100, ठीक। अब हम लोग एक बास्केट बनाएंगे देखने के लिए कि हमारी करेंसी कहाँ स्टैंड करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, उन सबके एवरेज के साथ कहाँ स्टैंड करती है। अब यहाँ पे एक तरीका होगा कि सभी का एवरेज लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, लेकिन वो एक गलत तरीका होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम लोगों को एक करेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर करेंसी, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रेड कितनी किस करेंसी में कर रहे हैं। अब 40% ट्रेड हम लोगों का यूएस डॉलर्स में है, 30% पाउंड्स में कर रहे हैं, फिर 20% हम लोग यूरोज में कर रहे हैं, और 10% ही हम लोग दिनार में कर रहे हैं, ठीक। और बोलीवार में 0%। तो हम लोग अपनी बास्केट में बोलीवार को तो डालेंगे ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें अपनी बास्केट में। अपनी बास्केट में हम लोगों को इन 4 करेंसीज की रिक्वायरमेंट है, और वो भी इनके वेटेड एवरेज के साथ। तो वेटेड एवरेज कितना आ जाएगा इसका, यूएसए का आ जाएगा 24 रुपीज, ठीक। और ये आ जाएगा 21, 16 एंड 9, और इसमें तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल हम लोगों के पास बन गया इस हिसाब से 70 रुपीज। तो ये जो हमारा बास्केट है, उस बास्केट में हम लोगों ने 4 करेंसीज रखी हैं। इन करेंसीज का एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कितना बन रहा है, 70 रुपीज का। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। या मतलब दूसरे देशों की करेंसीज की बास्केट हमने बनाई, और उसके कंपेयर में हम लोग देखते हैं कि इंडियन करेंसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, दैट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स यूज करे हैं वो नॉमिनल है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट यूज करे हैं, रियल एक्सचेंज रेट यूज नहीं करे हैं। सो ऐसे एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। ओके, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं नीर। अब यहीं पे हम लोग अगर नॉमिनल रेट्स ना यूज करते, रियल रेट्स को यूज करते, तो हम लोगों के पास जो इंडेक्स बनता वो होता रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब भी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तब हम लोग बोलेंगे हमारी करेंसी जो है ओवर वैल्यूड है। मतलब क्या हुआ, नीर इज ग्रेटर देन रीर, या फिर दूसरे टर्म्स में बोल दिया जाए नॉमिनल रेट्स आर ग्रेटर देन रियल रेट्स। इसका मतलब यह है इतना पैसा, इतनी वैल्यूज करेंसी की होनी नहीं चाहिए जितनी है, या उल्टा कर दें, whenever nominal effective exchange rate NIR is less than REER,
इसका मतलब है बहुत कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनली है, क्योंकि रियल रेट जो है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉमिनल रेट्स हैं वो बहुत कम है। तो रियल रेट्स और नॉमिनल रेट्स का हम लोग एक गैप को हैम्पर कर सकते हैं और उसके बीच में अपने कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्लूड कर सकते हैं और लगातार यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने बैट वाले एग्जांपल में देखा था। बस उसमें क्या था, बस एक कंट्री और एक करेंसी में करा था। यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ करेंसीज में, बास्केट ऑफ करेंसीज में हम लोग उसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। कंसेप्ट लगभग वही है, ठीक। अब ऐसी वैल्यूएशंस आती हैं जब आपके पास कैसे आती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे बनता है और रियल कैसे बनता है। रियल तो खैर प्राइस लेवल से ही आ जाता है, लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। हाउ वी डिसाइड व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंट यूपीएससी की ऐप को डाउनलोड करो। स्प्रिंट यूपीएससी की ऐप को डाउनलोड करके आप जितने चाहे उतने टेस्ट क्रिएट करो। टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे सब्जेक्ट वाइज क्रिएट करना है, सब्जेक्ट वाइज कर लो। स्टैंडर्ड यूपीएससी टेक्स्ट बुक्स को अगर आप उनके टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके कर सकते हो, चैप्टर वाइज करंट अफेयर के हिसाब से कर सकते हो। सारे ऑप्शंस हैं, अपने शेड्यूल से कर सकते हो या हमारे शेड्यूल से कर सकते हो। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन टेस्ट में, इन क्वेश्चंस को, इन कंसेप्ट को, उतने आपके थॉट्स में या कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, जिसका फायदा आप एग्जाम में उठा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।